गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज पढ़ाने जा रहे हैं हम स्पर्श पाठ से तोप, बीरेन डंगवाल द्वारा रचित। ये तोप है सन 1857। जैसा कि सबको 1857 का नाम सुनकर ही दिल में जोश जज्बा आ जाता होगा कि 1857 में क्या क्या हुआ था। तो 1857 का जब नाम आता है तो जल्दी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी याद आ जाती है। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो 1857 में क्या हुआ था और क्या किया गया था, इसके बारे में मैं बताने से पहले जो इस कविता को लिखे हैं बीरेन डंगवाल जी, उनके बारे में थोड़ा सा उनके बारे में जान लिया जाए। उनका परिचय पढ़ते हैं कि बीरेन डंगवाल का कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ये तमाम चीज़ें हम उनके जीवन परिचय से। ये है आपके चैप्टर स्पर्श पाठ से तो बीरेन डंगवाल जी, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में जन्मे बीरेन डंगवाल ने आरंभिक शिक्षा नैनीताल में, मतलब शुरुआती जो पढ़ाई थी उनकी वो नैनीताल में हुई और उस शिक्षा इलाहाबाद में पाई। पेशे से प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े हुए, पेशे से वो प्राध्यापक लेकिन वो पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। समाज के साधारण जन और हाशिए परिस्थिति जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य बीरेन की कविताओं की विशेषता मानी जाती है। उन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो व्यक्ति सोचता है कि इसके बारे में क्या रचना की जाए, इसको कैसे रचना में डाला जाए, लेकिन जिसे लोगों ने अनदेखा की, बीरेन डंगवाल ने उसे ही अपना कविता का आधार बनाया, कविता रचने का उसको कारण समझा और उन्होंने कविताएं रच दी। बीरेन के अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। बीरेन डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। 28 सितंबर 2015 को इनका देहावसान हुआ। ये तो कवि परिचय था। अब हम क्या पढ़ना है आप लोगों को, उसको पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। डंगवाल जी ने पाठ प्रवेश में बताया है कि प्रतीक और धरोहर 2 किस्म की हुआ करती है। धरोहर और प्रतीक, एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, भान मतलब ज्ञान, और दूसरी वे जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा था। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही 2 प्रतीकों का चित्रण है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत ही किया था, लेकिन करते करते वह हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबांजों को मौत के घाट उतार दिया। पर एक दिन ऐसा भी आया जब फिर हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पांव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक न हो और यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। ठीक है, तो प्रस्तुत पाठ तोप कविता पढ़ाने से पहले हमें हमारे शहीदों की कुर्बानियों के बारे में जानना होगा कि इस तोप के चलते कितने वीरों ने अपनी कुर्बानियां दे दी हंसते हंसते। सबको पता था उस समय के क्रांतिकारियों को कि तोप के सामने जाने के बाद अंजाम क्या होगा, फिर भी तोप के सामने जाते थे, डटे रहते थे, भले ही उनके परखच्चे उड़ जाते थे। और इस तोप को और ईस्ट इंडिया कंपनी को, कंपनी बाग को इस हिंदुस्तान में
कैसे अपना पैर पसारने का मौका मिला, ये भी जान ले कि हमारे पूर्वजों से क्या चूक हुई, उन्होंने क्या गलतियां की, जो गलती आने वाली पीढ़ी न दोहराए, क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ी भी वही गलती दोहराएगी तो उसे भी ऐसी ही तोप का सामना करना पड़ेगा जो आज कंपनी बाग के मुहाने पे रखी गई है। और भले ही अंतिम में उस तोप को भी रखना पड़े 100 पीस के रूप में, लेकिन उसके लिए कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेगी। अंग्रेज हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान आए व्यापारी बनकर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कविता आपने पढ़ा ही होगा कि व्यापारी बनकर के व्यापार करने आए और किस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान में अपना पैर जमाया। और उनका पैर जमाने का सबसे बड़ा कारण क्या था? हमारे आपस की फूट, आपस में मतभेद। तो सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि हमारे अंदर कितना हो एक दूसरे के प्रति क्रोध हो, द्वेष हो, लेकिन बाहरी कोई इसकी भनक न लगने पाए, क्योंकि अगर बाहरी जान जाता है तो फिर वही दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा जो आज से करीब 200 वर्ष पहले जब अंग्रेजों का शासन था, जब हम गुलाम थे, हिंदुस्तान गुलाम था और इसे आज़ादी दिलाने के लिए कितनों वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, कितनों फांसी के फंदे को चूमा, कितनों के परखच्चे उड़ा दिए गए। ये तमाम बातें इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो जानकारी मिलेगी कि इस देश को आज़ादी देने के लिए कितने जद्दोजहद सहनी पड़ी। याद करो वो दिन कि अपने पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बाद भी महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे और अंग्रेज क्या कहते थे हिंदुस्तानियों को? काला, काला नाम दिया था। हिंदुस्तानियों को अच्छे स्कूल में न पढ़ने की छूट थी और न ही फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बाद भी उस ट्रेन में सफ़र करने की। क्यों? क्योंकि हमारे ही देश में आकर हमें ही वो हे दृष्टि से देखते थे और जो क्रांतिकारी आगे बढ़ते थे ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान हमारा है, उन्हें टेररिस्ट कह करके गोलियों से भून दिया जाता था, तोप के सामने उन्हें परखच्चे उनके उड़ा दिए जाते थे। तो इस तरह से कितनी जद्दोजहद और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा देश को आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन अंत में आज़ादी मिली। आज़ादी मिली क्यों मिली, कैसे मिली, इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, ये आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना को देखिए तो कहीं भगत सिंह को देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद को देखिए, उनका जब नाम लो तो दिल में उनके प्रति कितनी गर्व महसूस होता है उनका एक बार नाम लेने से। तो इसी तरह से ये तोप जो है हमें ये सीख देती है कि किस तरह से इस तोप ने परखच्चे उड़ा दिए और आज हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। तुम हमारी बर्फ की चोटियों को यूं मत कुरे दो, क्योंकि हमारे ही अंदर ज्वालामुखी भी है। अगर हम ऊपर से शांत हैं तो अंदर से ज्वालामुखी है और जब फट जाएंगे तो चिथड़े उड़ जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि आप अपने अंदर की कमजोरी को किसी को जाहिर न होने दो, क्योंकि अगर अंदर हमारे अंदर की कमी कमजोरी किसी को पता चल जाती है तो फिर वो उसका गलत फ़ायदा उठा लेता है। इस तोप से ये सीख मिलती है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। अब ध्यान दीजिए, धर रखी, धर का मतलब ही होता है रखना। तो यहाँ इस शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? धर रखी गई है, रखना तो रख देना, जैसे कि ये मैंने रखी, तो रखना। और धर, धर क्यों कहा गया है? क्योंकि धरोहर, धरोहर जो हमें पुस्त दर पुस्त प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए आपका गांव का हवेली है या खेत बाड़ी है, वो आपके दादाजी को उनके पिताजी से मिला, फिर दादाजी ने आपके पिताजी को दिया, आपके पापा ने आपको दिया, तो ये जो पुस्तों दर पुस्त चली आती है उसे धरोहर कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है। धर रखी गई है यह 1857 की तोप। 1857 की ये तोप
कंपनी बाग के मुहाने, मुहाने का मतलब होगा प्रवेश द्वार। कंपनी बाग के प्रवेश द्वार जो इंट्रेंस होता है, जो घर में हम आते हैं, अपने बंगलों में आते हैं, तो जो मेन मुख्य इंट्रेंस होता है उसी कहते हैं मुहाना। कंपनी बाग के यानी प्रवेश द्वार पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। यह 1857 की तोप रखी गई है। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरफ। हमें विरासत में क्या मिली? कंपनी बाग और तोप, ये दो चीज़ विरासत में मिली। तो जिस तरह कंपनी बाग को संभाल के रखा जाता है, उसी तरह इस तोप को भी, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। विरासत में मिली कंपनी बाग की तरह इस तोप की बड़ी संभाल होती है, यानी संभाल यानी देखभाल होती है। साल में चमकाई जाती है 2 बार। इस तोप को साल में 2 बार चमकाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये तोप हमारे लिए कितना, इसको देख करके हमें पीड़ा और कष्ट होता है हमारे हिंदुस्तान को, तो वो साल में 2 बार चमका दे रहा है इस तोप को, वही काफ़ी है। अंग्रेजों के समय में तो ये रोज़ चमकाई जाती थी, लेकिन आज इसकी ये दशा है। रखे हैं कंपनी बाग के मुहाने पर शोपीस के रूप में। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले कि एक ज़माना ऐसा था कि इस तोप ने कितना विध्वंस मचाया, कितना तांडव मचाया, इसलिए इसे रखा गया है और साल में 2 बार चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी यानी पर्यटक, घूमने वाले। इस कंपनी बाग में सुबह और शाम पर्यटक आते हैं घूमने। उन्हें बताती है यह तोप, तो उन पर्यटकों को ये तोप बताती है कि मैं ऐसे निर्जीव रखी हुई हूँ, आप मुझे ना समझिए, एक जमाना मेरा भी था कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धक्के। मैं इतनी जबरदस्त थी कि अच्छे अच्छे धुरंधरों के मैंने धज्जियाँ उड़ा दी, चिथड़े उड़ा दिए, उनका अंग सलामत नहीं रहने दिया। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। मेरा भी एक ज़माना था, इसीलिए कहा जाता है कि ज़माना सबका आता है, एक ज़माना आता है। इसलिए अपने ज़माने में ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। ताकत सबको मिलती है, लेकिन उस ताकत का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। नहीं तो कंपनी बाग में जिस तरह से इस तोप को शो पीस की तरह रखा गया है, उसी तरह अगर अहंकार होगा तो वही दिन देखना पड़ेगा जिस तरह से आज ये तोप निर्जीव सी शो पीस के रूप में रखी है। अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में उड़ा दिए। ये तोप उन पर्यटकों को, उन सैलानियों को बताती है जो कंपनी बाग में सुबह शाम टहलने आते हैं। अब तो बहरहाल मतलब अब हमारी ऐसी बुरी स्थिति हो गई है। बहरहाल मतलब अब छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग मतलब खाली हो, छोटे लड़के इस पर चढ़कर घुड़सवारी करते हैं, तो उनसे अगर खाली होती है तो कभी कभी शैतानी में चिड़िया छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, अगर छोटे लड़कों की घुड़सवारी से यह खाली होती है, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। तो चिड़िया और बच्चे को, कमज़ोर बच्चा भाई कमज़ोर ही है और नटखट मासूम, चिड़िया भी कमज़ोर है लेकिन बड़ी चंचल होती है, नटखट। इसीलिए गौरैया, खासकर वो जो गौरैया होती है, तो गौरैया और बचपन दोनों को एक जैसा माना गया है, क्योंकि गौरैया भी बड़ा मासूम नाजुक होती है लेकिन नटखट भी होती है। इसी तरह से बच्चे भी नाजुक और नटखट होते हैं। तो इसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। गपशप का मतलब होता है बातचीत करना, यानी चिची चिची चिड़िया करती है। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैया। बताइए, जिस तोप के सामने बड़े बड़ों के परखच्चे उड़ जाते थे, उस तोप के मुंह में चिड़िया घुस जाती है और बताती है कि कर ले जो करना हो, बिगाड़ ले, अब मेरा नहीं कुछ बिगाड़ेगी। तोप को बताती है। उसको एक गौरैया छोटी सी अंगूठा दिखा देती है
कि एक जमाना था तूने बड़े बड़े सुरमाओं के धज्जे उड़ा दिए, आज उड़ा के मुझ जैसी नाचीज कोमल मुलायम गौरैया को उड़ा के दिखा तो मैं मानूं। तो ये चिढ़ाती हुई उस तोप को गौरैया उसके अंदर घुस जाती है और फिर उड़कर बाहर निकल जाती है कि मैं तो सही सलामत आ गई, मेरे तो कहीं पर खच्चे नहीं उड़े। तो अपने ताकत का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने के बाद एक दिन ऐसी ही हालत हो जाती है। इसलिए अपनी शक्तियों का, अपनी ताकत का ऐसा इस्तेमाल करो कि दुनिया याद रखे, सलाम करे, जैसे अब्दुल कलाम ने किया था। आज उनको दुनिया श्रद्धा से उनके लिए नतमस्तक है। इसलिए अपनी ताकत का कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तोप ये बताती है गौरैया कि वे बताती है, ध्यान दीजिए, खास कर गौरैया, गौरैया छोटी चिड़िया शैतानी में इसके भीतर भी घुस जाती है। खास कर गौरैया, गौरैया इसके अंदर घुसकर क्या कहती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। कितना भी बड़ा तोप हो एक दिन उसका मुंह बंद होना ही है। अर्थात प्रस्तुत कविता से आपको क्या सीख मिली? इस कविता से ये सीख मिलती है कि हमें अपने पूर्वजों की कुर्बानियाँ, उनकी दिलेरी, उनके जज्बे की सीख मिलती है। साथ ही उनके द्वारा की गई गलतियों की भी सीख मिलती है कि आने वाले समय में हम कभी वैसी गलती दोहराएं ना, क्योंकि अगर वैसी गलती दोहराते हैं तो हमें भी ऐसी ही एक तोप का सामना करना पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो हमारे पूर्वजों ने 200 वर्ष पहले किया था। हम गुलाम भारत में उस समय थे। क्योंकि अंग्रेज व्यापारी बनकर आए, पूर्वजों से चूके हुई, गलतियां हुई, उनके आंतरिक मनमुटाव का अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया और शासक बन बैठे और सामने रख दिया तोप, जिससे कितने वीरों के परखच्चे उड़ गए। तो ये तोप से ये सीख मिलती है कि हमारे पूर्वजों की कुर्बानियाँ, उनकी दिलेरी, उनके जज्बे को सलाम करने का दिल चाहता है। तो दूसरी तरफ क्या होता है, उन गलतियों से सीख मिलती है कि भविष्य में हम कभी वैसी गलती न दोहराएं, नहीं तो आने वाली हमारी पीढ़ी जो है वो ऐसी ही मुसीबतों का सामना उसे भी करना पड़ेगा और एक उसके सामने भी ऐसी ही एक बड़ी तोप उसके सामने भी रखी जाएगी। अर्थात इससे कई सीख मिलती है इस कविता से। एक तरफ तो ये सीख मिलती है और दूसरी तरफ ये सीख मिलती है कि भविष्य में कोई भी कितना हो ताकतवर या कितना हो शक्तिशाली हो, एक दिन उसका अंत जरूर होता है। जैसे कि इससे आप ये उदाहरण ले सकते हैं कि इस लॉकडाउन में जो परिस्थितियां हैं वो हमेशा नहीं बनी रहेगी। एक दिन अच्छे दिन आएंगे और हमें बस उन परिस्थितियों का, उनका इंतज़ार करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जैसा कि 9th में पढ़ा गया है कि हरिवंश राय बच्चन की कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ये जीवन ही है संघर्षमय और इन संघर्षमय, इन चुनौतियों का सामना हमें डट कर करना है। तो हरिवंश राय बच्चन बताते हैं अपनी कविता के माध्यम से कि ये जीवन हमारा क्या है, एक संघर्षों से भरा है और इस संघर्षमय रास्ते में तुम्हें शपथ लेना है कि तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी। आप लोगों ने 9th में पढ़ा ही है। अब उस कविता को पढ़ाने का क्या कोई ये बनता नहीं है। बस ये बताना चाहते हैं कि घबराना नहीं है, इस लॉकडाउन में बड़े ही धैर्य से इसका जो है सामना करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करनी है, ध्यान देना है। आए दिन कवियों के द्वारा उन बताए हुए रास्ते पर जो हमारे वीर हिंदुस्तानी, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को जो संदेश दे गए हैं, उन संदेशों को अच्छी तरह से उन्होंने उस चीज़ से उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही है जो बड़े ही
ध्यान से समझने की बात है, और जो बच्चा समझ लिया वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, आज बस यहीं से, इसके बाद कल प्रश्न उत्तर इसका करेंगे।